रमेश पंचाल जी भी ज्वाइन करेंगे। आदरणीय रमेश पंचाल जी कनारिया से। अब मैं अनुरोध करूँगा भाई किशनलाल जी पंचाल और मैं आई और अपने 2 मिनट में अपने वक्तव्य भाई किशनलाल पंचाल आपको दे दिया है हाँ किशनलाल पंचाल को। आदरणीय मेरे भाई प्रिय लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, बीबी बत्रा जी, बहन शकुंतला खट्टर जी, BL सैनी जी, बलराज बल्ले जी, तेलूराम जी, भाई केडी जी और भाई लोकी प्रजापति जी, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आज इस आयोजन में ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पे और मेरी ज्वाइनिंग का आप इतने भारी संख्या में इकट्ठे हुए, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, आप लोगों को पता है कि 2019 का लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और BSP के सिंबल पर मैं यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। आप लोगों ने मेरी काफ़ी मदद की थी और तकरीबन लोग रोहतक के लोग भी जानते हैं, मेरे समाज के OBC के लोग भी मुझे जानते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं राजनीति में जो आया हूँ, भाई दीपेंद्र हुड्डा के साथ आया हूँ। मैं खाली समाज सेवा करने के लिए आया हूँ, मैं ना कोई पैसा कमाने के लिए आया, ना कोई बिजनेस करने के लिए आया। साथियों, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ, भाई दीपेंद्र को विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमारे समाज को, गरीब समाज को, दबे कुचले 36 बिरादरी के जो लोग हैं, ये नहीं भाई खाली OBC समाज, दबे कुचला जो 36 बिरादरी का समाज है। आपने मुझे बताया था जब मैं आपसे मिलने गया था कि भाई मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ और मैं आपसे आज से आपका भगत नहीं हूँ, मैं 15-20 साल से आपका भगत हूँ, ये भी मैं बता देता हूँ। लेकिन मैंने तालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा आयोजन किया था और मुख्य अतिथि मैंने भाई साहब को बुलाया था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई कि भाई साहब का प्रोग्राम कैंसिल करके राजकुमार सैनी को बुलाना पड़ा। तो चलो कोई बात नहीं, वो भी हमारे समाज के नेता हैं और अच्छे नेता रहे हैं। और देखो, मैं आपको सही बताऊं तो मेरे गॉड फादर भी वही रहे, मैं उनकी कोई बुराई नहीं करूँगा। मैंने 3.5 साल उनके साथ काम किया, बड़ा ईमानदारी और मेहनत से काम किया। मैंने कभी भी 1 रुपया पार्टी से नहीं लिया, अपने घर से मैंने पैसा खर्च किया, चुनाव मैंने अपने घर से लड़ा। तो मैं दीपेंद्र भाई को एक ही विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमें मान सम्मान दो, हमारे समाज को मान सम्मान दो। हम ये पूरे दबे कुचले OBC समाज है, 36 बिरादरी के समाज की माला बना के आपके गले में पहना देंगे और आपको 2024 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब मैं दोबारा से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और आप लोगों को प्रणाम करता हूं कि हमने इस पद यात्रा में निकलना है और 12 दिन की पद यात्रा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई मैं समाज की लड़ाई किस प्रकार से लड़ता हूं। मैं 20 साल से लड़ाई लड़ता आ रहा हूं। ढाई महीने पहले मुझे 3 सिलेंडर 2.5 महीने पहले 3 सिलेंडर आज समाज के लिए 12 दिन की पद यात्रा पे हम आज 28 तारीख को चालू करेंगे और 8 तारीख को हम पंचकूला पहुंच जाएंगे। 9 तारीख को हम गवर्नर साहब को अपने मांग पत्र देंगे। तो बाकी जितने भी भाई हमारे साथ चल सके वे हमारी मदद करें, जो साथ नहीं चल सके वो आगे से आगे इन लोगों का जो जितने भी हमारे पद यात्रा कर रहे हैं हमारे साथी, इनकी मदद करते रहे, किसी का वही कोई परेशानी ना हो। और मैं दोबारा से आप लोगों का धन्यवाद करते हुए आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। समस्त OBC समाज भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। कदम सिंह जी हमारे पार्षद। आज सबसे पहले मैं आप सबको, पूरी आपकी टीम को, ये जो महात्मा ज्योतिबा फुले
जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आप सबने उनके दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलने का एक संकल्प लेते हुए, क्योंकि हम किसी भी महापुरुष की, किसी भी संत महात्मा की हम पुण्यतिथि बनाते हैं, जयंती बनाते हैं, लेकिन उससे हम प्रेरणा क्या लें और उस प्रेरणा से को हम कैसे अपने जीवन में उतारें और समाज में उनकी रोशनी को कैसे लेके जाएं। ये बहुत बिरला ही कभी कोई लोग इस तरफ अपने प्रयास करते हैं। तो आज आपने उनकी पुण्यतिथि पर सच्ची श्रद्धांजलि, अगर मैं समझता हूँ कि अगर पूरे देश में आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की पुण्यतिथि पे कोई सच्ची श्रद्धांजलि दे रहा है तो ये ओबीसी अधिकार पदयात्रा के माध्यम से आप लोगों ने देने का ये निर्णय लिया है। तो आज मैं आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं भी श्रद्धांजलि देता हूँ महात्मा ज्योतिबा फुले जी को। और उनकी जो सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी, आज हम उसको आगे लेके जाएं। समाज किस तरीके से समाज में आपसी अंतर समाप्त हो, भेदभाव खत्म हो, आपस में प्यार हो, भाईचारा हो और भेदभाव पूर्णतः समाप्त हो के समाज कैसे चट्टान की तरह से एक और आगे बढ़े और कोई वर्ग और कोई व्यक्ति, कोई परिवार वंचित ना रहे। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति भी अगर वंचित रहेगा तो समाज में भेदभाव और अंतर रहेगा। ये हमारा आज संकल्प होना चाहिए। ये जो संकल्प है बहुत बड़ा संकल्प है, एक दिन में हो सकता है ये संकल्प, और ये हम अगर लक्ष्य अपना बना लें कि समाज में एक भी परिवार, एक भी व्यक्ति वंचित ना रहे, हो सकता है एक दिन में हम पूरा ना कर पाएँ और शायद एक पूरे जीवन काल में भी। लेकिन हम इस लक्ष्य की तरफ अगर आप और हम सब मिलके आगे बढ़ने का प्रण लेंगे आज इस अवसर पे, तो कुछ ना कुछ सार्थक करके हम जब आज रात को अपने घर लौट के जब अपने जो है रोटी पे बैठेंगे, खाना खाएंगे, तो हम सोचेंगे तो हमें कुछ महसूस होगा, कुछ ना कुछ सार्थक करके आज वापस आए हैं। तो मैं आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कंधे से कंधा मिलाकर ये जो ओबीसी अधिकार पदयात्रा पे आप निकले हो, इसमें कंधे से कंधा मिलाकर आपका भाई दीपेंद्र आपके साथ है। जो भी मेरी जिम्मेदारी रहेगी और अब मैं जो कुछ मांग पत्र जो जिन मांगों को लेकर आप लोग प्रयास करें, एक तो जो मैंने कहा कि एक हमारा लक्ष्य है जो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जिसके लिए हमें संघर्ष करना है। उस संघर्ष में तो आपके मैं साथ हुई। अब मांग पत्र की बात है, कई बातें मांग पत्र के माध्यम से जो सरकार के लिए, जिसको आप माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम और जो राज्यपाल महोदय, आप जब 12 दिन की पदयात्रा समाप्त होगी तो राज्यपाल को आप ये मांग पत्र देना काम करें। मैंने जब आप लोग निमंत्रण देने आए थे, बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी सारी मांगों को लेकर, और ये सारी मांगे जायज़ मांगे, और ये सारी मांगे जो हैं वो जायज़ मांगे हैं। इसलिए इन सारी मांगों का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ। और जो सैनी साहब ने कहा वो भी बात, इसमें जो ये जो मांग है उस बात का भी कहीं ना कहीं उस बात की गूंज भी इन मांगों में दिखाई दे रही कि शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी, जब तक ये सुनिश्चित पूर्णतः ये बराबरी से सुनिश्चित नहीं होगी शिक्षा और राजनीतिक भागीदारी, तो कहीं ना कहीं वो जो मैंने कहा, कहीं ना कहीं सिर्फ उस चीज़ से वंचित अगर कोई भी रहेगा, तो चाहे वो समाज हो चाहे कोई व्यक्ति हो, तो उसी से वंचित रहेगा। साथ में आज इन मांगों के साथ में एक एक करके मांग का भी जिक्र करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि जो आप लोग, बहुत लोग जो इस पदयात्रा में आप लोग अगुवाई कर रहे हैं, आप लोगों से मेरे बचपन से आप लोगों से एक दोस्ती रही है, एक भाईचारा रहा है, एक साथ रहा है। और मैं ये कोई जो है आप लोग भी समझते हैं, लेकिन वैसे तो देखो राजनीति में कोई व्यक्ति आता है तो साझला होता है सभी का, 36 राजनीति का, मगर ये एक इत्तेफाक है
कि जो मेरे सबसे गाढ़े दोस्त जिनको मैं कहता हूँ और जो मैं अपने साथी कहता हूँ वो लगभग सारे ओबीसी समाज के हैं। और आप लोग सारे जो है ये कोई ना कोई जो है कुदरत का इत्तेफाक है। मैं सौभाग्यशाली हूँ इस बात की, और जो है तो मुझे बड़ी खुशी है व्यक्तिगत तौर से। और जब हमारी सरकार रही, 10 साल की सरकार रही, इस बात का भी आज इस बात पे भी मंथन होना चाहिए। 10 साल की हमारी सरकार रही, 10 साल की सरकार में कभी चाहे वो धर्म हो चाहे जाति हो, कभी धर्म जाति को लेकर कभी आपस में खटास 10 साल में वो सवाल ही पैदा नहीं आया। ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष की उस समय जो विपक्ष में थे, जो चौटाला बीजेपी और जो पार्टियां थी नेहरू बीजेपी, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये तो उस समय कह देते थे कि भाई रोहतक झज्जर सोनीपत में ज़्यादा काम करा देते, यही कहते थे ना। मगर कभी 10 साल सरकार छोटा समय नहीं होता। 10 साल में कभी धर्म जाति के नाम पर, कभी आपस में भाईचारे में कभी कोई आँच नहीं आई। तो मुझे गर्व है कि वो 10 साल ऐसे बीते, कहीं कोई भी वर्ग चाहे वो भी समाज की बात कहें, चाहे आज वो किसान समाज बैठा है इतने लंबे 1 साल से धरने पे, तो किसी भी वर्ग को अपनी कोई भी जायज़ मांगों के लिए कभी इस तरीके से ना कभी पुलिस को कहीं लाठीचार्ज करने की ज़रूरत है 10 साल में, एक जो है ना कहीं फायरिंग करने की ज़रूरत है। हरियाणा के अंदर एक भाईचारे के साथ खुशहाली की तरफ हम लोग बढ़े, और हर वर्ग के भलाई के लिए जो हो सकता था वो कदम उठाए गए थे, जिसमें अपने ओबीसी समाज के लिए भी ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जिन फैसलों में चाहे वो एक तरफ अगर किसान के बिजली के बिलों की माफ़ी का फैसला आया, तो उसके साथ साथ जो बैकवर्ड निगम था उसके 8200 करोड़ के कर्जे माफ़ करने का भी फैसला उसके साथ साथ। इसी तरीके से स्कूल के अंदर वजीफ़े की योजना जो आज छप पड़ी है, स्कूल के अंदर वजीफ़े की योजना में जो गरीब परिवार है, जो एससी वर्ग के हमारे भाई हैं और जो BCA के परिवार हैं, उनके लिए पूरे देश में अगर कहीं स्कूल के अंदर वजीफ़े का फैसला हुआ तो कांग्रेस की सरकार में, हुड्डा सरकार में, हरियाणा के अंदर वो फैसला लागू किया गया। इसी तरीके से गांव के अंदर 100 गज के प्लॉटों में 100 गज के प्लॉटों में जो BCA के परिवार हैं, इससे पहले इंदिरा जी के समय प्लॉटों का फैसला हुआ, उसके बाद देश में कहीं किसी सरकार में 100 गज का प्लॉट का फैसला किसी गांव में नहीं किया गया। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी, हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई, तो हरियाणा में फैसला किया और 4 लाख परिवारों को 100 गज के प्लॉट हरियाणा के अलग अलग गाँव के अंदर, वो प्रक्रिया चल रही थी, सारे गाँव में भी नहीं हुआ था, लेकिन 70% वो प्रक्रिया कंप्लीट हो गई थी। सरकार ने आते ही मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, गाँव में जो गरीब परिवार है जिनके लिए 100 गज के प्लॉट का फैसला लिया गया था, जिसमें लगभग 70% परिवारों को मिल गए थे, 4 लाख परिवारों को 100 गज के वो प्लॉट मिले थे, जिसमें SC वर्ग के हमारे भाई और BCA के हमारे भाई, उनके BCA के परिवारों को मिल रहे थे। क्यों भाजपा की सरकार में आते ही खट्टर साहब ने वो 100 गज की प्लॉट की योजना को समाप्त किया? कभी अवसर मिलेगा तो ये जो परिवार रह गए जिन गांव के अंदर SC वर्ग के और BCA के परिवार जो रह गए, एक परिवार को 100 गज के उन प्लॉटों का लाभ दिलवाने का काम करेंगे, जो स्कीम उसको बंद किया जाए। इसी तरीके से चाहे वो केश कला बोर्ड की स्थापना की बात हो, आज उसमें मेंबर भी नहीं। ये योगी जी यहाँ पे हमारे केश कला बोर्ड के चेयरमैन बने थे, ये अभी बता रहे थे। आज उसमें मेंबर केश कला बोर्ड की बात हो, माटी कला बोर्ड की बात हो, बैकवर्ड कमीशन की बात हो, आज बैकवर्ड कमीशन तक में भी मेंबर नहीं है। और यही कारण है, एक के बाद एक ऐसे फैसले हो रहे हैं, जैसे अभी क्रीमी और जो BC क्रीमी लेयर का जो नोटिफिकेशन जो आया, तो ये है वो गलत कर दिया। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि सरकार को कोई परवाह नहीं है। जब बैकवर्ड कमीशन तक में कोई अगर सदस्य नहीं है, और इसी प्रकार से जब हमारी सरकार थी, तब फर्स्ट क्लास 1 और क्लास 2 में हुड्डा सरकार से पहले कोई रिजर्वेशन नहीं था। लेकिन जब हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई तो क्लास 1 और क्लास 2 में 15% जो है जो OBC का जो आरक्षण हुआ था। और आने वाले समय में
जनसंख्या के आधार से इसको और बढ़ाने की जो आपकी मांग है, आने वाले समय में 27% की जो आपकी मांग है। और ये इसी प्रकार से जो राष्ट्रीय मांगे हैं वो तो पूरे देश की एक मांग है कि भाई ओबीसी की जो है अपना जनगणना की मांग है। ये पूरा देश के अंदर मैं देखता हूँ इस पे लगभग कई प्रदेशों में जो विपक्ष है वो इस मांग पे धीरे धीरे एक हो रहा है और इस मांग का मैं पूरा समर्थन दी और जब मौका मिलेगा संसद में। इसी प्रकार से जो पंचायती जो अपना विधानसभा लोकसभा और जो है राजनीतिक हिस्सेदारी की बात है, इस बात को भी मैंने इस बात को गहराई से समझा है और ये अब बड़ा आवश्यक है, ये बड़ा आवश्यक है क्योंकि बहुत से समाज ऐसे होते हैं वो किसी एक विधानसभा हल्के में उनकी बहुसंख्यक ना हो, लेकिन अगर हम उनकी एवरेज देखें 10 विधानसभा में तो उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ये जो समाज है ये ओबीसी समाज है और उस अनुपात में उनकी जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए लोकसभाओं में और विधानसभाओं में वो नहीं है। और हाँ बिल्कुल नहीं, सही बात है। तो ये जो बात है ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अगर कोई मैं जिसको कहूँगा कि भाई विरोधाभास है वो ये विरोधाभास आज देखने को आ रहा है। और मेरा इस बात को मैं गहराई से आप समझाऊँ, पहले कभी जो मैं 3 बार सांसद जरूर रहा था मगर कभी मैंने जो है कभी मुझे ज़्यादा जातिगत हिसाब किताब का मैंने कभी उस तरफ गौर, मगर अब गहराई से मैंने इन बातों को समझने का मेरे को मौका मिला है। और ये सही बात है कि ये जो फ़र्क है ये फ़र्क नहीं रहना चाहिए, फ़र्क दूर होना चाहिए। और इसमें मेरे से जितना हो सकेगा, चाहे वो संसद में आवाज़ उठाने की बात हो, चाहे वो कभी मौका मिलेगा तो हरियाणा में लड़ाई लड़ने की बात हो, मुझसे इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ साथ ये एक नोटिफिकेशन की बात आ गई, एक जो है अपना इसके कहते जो है संविधान संशोधन बिल की एक जो राष्ट्रीय मांग है, इस मांग के को भी आपका जहां हो सकेगा इस मांग का भी पूरी पैरवी करेंगे। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय और सार्वजनिक संस्थाओं में लंबे समय तक जो आरक्षित कोटा खाली जो पड़े हैं उन पदों की बात है। इस बैकलॉग और बैकलॉग की पूर्ति हो और बैकडोर की बस्ती बंद हो। ये तो आप इस सरकार ने तो इतना बड़ा हाल कर दिया है कि भर्ती किस तरह और ये हरियाणा में, और ये केवल ओबीसी समाज नहीं छत्तीस बिरादरी की बात है। आज हरियाणा देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कौन से प्रदेश में, और ये मैं नहीं कह रहा या ये कोई युवा है कि भाई ये हम ये भारत सरकार कह रही है, नीति आयोग कह रहा है, मोदी सरकार कह रही है देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश हरियाणा होना चाहिए, लेकिन आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, क्योंकि 8 साल से 7.5-8 साल से ना तो निवेश हुआ। आप उदाहरण प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं, आप IMT में जाके देखो, रोहतक IMT में 7 साल में एक भी नई फैक्ट्री आई हो तो बताओ। नहीं आई बनाई है IMT इसलिए बनवाई थी कि यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आए। खरखौदा IMT में जाके देखो, खरखौदा IMT में मारुति आनी थी, 8 साल हो गया, अब जाके कह रहे हैं कि शायद मारुति इस दौरान मारुति गुजरात चली गई गुजरात में, मगर वहाँ पे जब गाड़ियाँ निकली तो उन गाड़ियों में जो है बताते हैं जंग निकला, क्योंकि वहाँ समुद्र के पास जो है नदी की वजह से। अब बता दोबारा से, क्योंकि प्रपोजल यहाँ का था, यहाँ पे मारुति आनी थी जो है वो चली गई गुजरात। अब जाके खरखौदा दोबारा से शायद कह रहे हैं एयरपोर्ट जेवर में मारा था। ये आज बयान आया हुआ है, जो यहाँ से पूर्व मंत्री हैं, रोहतक से विधायक रहे, उनका बयान आया हुआ है कि दीपेंद्र को तकलीफ हो रही है कि एयरपोर्ट की तकलीफ तो होगी भाई, जिसने मंजूर कराया उसको तकलीफ होगी। ये एयरपोर्ट दिल्ली का दूसरा एयरपोर्ट महम में मंजूर कराया था, भारत सरकार से मंजूर कराया था, और
और यूपी जेवर में, नोएडा में ले गए। और कब ले गए? जब पिछली बार यूपी में बीजेपी जीती तो जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ट्रांसफ़र करा दिया कि भाई ये एयरपोर्ट यानी नोएडा में बनना चाहिए। ये एयरपोर्ट यहाँ बनता। प्रधानमंत्री जी परसों गए हुए थे जेवर, बड़ा भाषण दे रहे थे। हम वैसे प्रधानमंत्री जी के बाद बहुत सी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, उनसे हर बातों से, बहुत सी बातों से हम सहमत नहीं होते, लेकिन एक बात से मैं सहमत था। वो कह रहे थे कि जो एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, आपने भी सुना होगा कि भाई इसमें लाखों युवाओं को रोज़गार का अवसर मिलेगा और ये पूरा इलाका बदल जाएगा। तो जब वो वहाँ पे बदल रहा था तो जहाँ के लिए मंजूर किया था भारत सरकार ने 2013 में, क्योंकि ये एयरपोर्ट बनना ही अब था। जो आज मंत्री जी ने कहा कि भाई इन्होंने अपने टाइम में, हाँ, तो ये एयरपोर्ट तो उन्होंने भाई अपने, आज मंत्री जी का बयान आया ड्रोवर साहब का कि अपने टाइम में एयरपोर्ट क्यों नहीं बना, क्योंकि ये एयरपोर्ट एयर ट्रैफिक के हिसाब से चलता है। जितने प्लेन, हवाई जहाज, दिल्ली के एयरपोर्ट में जितनी कैपेसिटी थी वो पूरी हो जाती है, फिर अगला एयरपोर्ट बनता है। तो ये एयरपोर्ट बनना 2018 और 2022 के बीच में था। हमने अपने टाइम में क्या गिनवाने की जरूरत नहीं है, वो पूरा रोहतक जानता है, पूरा हरियाणा जानता है। आप बताओ आपने क्या किया? केवल जो है प्रोजेक्ट चला गया, मंजूर शुदा प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट यहाँ पे आता है, प्रधानमंत्री ठीक कह रहे थे, पूरा हमारा इलाका, अगली पीढ़ी को कितना नुकसान हुआ इसका अंदाजा लगाए। तो कहने का मतलब ये है कुछ किया नहीं, निवेश हुआ नहीं। पुराने जो हमारे मंजूर शुदा प्रोजेक्ट थे, हालांकि एयरपोर्ट फैक्ट्री चली गई, एम्स मैंने बनवाया था वहाँ झज्जर में, जिस बादशाह में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, एक तो अस्पताल बन गया, बस 11 अस्पताल बनने थे वहाँ। वैसे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट और सारे, वो एक इंस्टीट्यूट जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पत्थर लगवा के काम शुरू करा दिया था, उसका तो उद्घाटन फीता काटने आ गए प्रधानमंत्री। लेकिन बाकी जो है एक भी इंस्टीट्यूट पे काम किया नहीं। बेरोजगारी में हरियाणा आज नंबर 1 पहुंचा दिया, ना निवेश हुआ। सरकारी नौकरी का क्या हाल है? पर्ची खर्ची और नोट की अटैची, नोट की अटैची मिल रही। जो ये HPSC का एक मेंबर पकड़ा गया जिसके घर रेड हुई, उसके घर रेड हुई तो कितने रुपए पाए? 1 करोड़ 8 लाख बता रहे हैं जो ऑफिशियल है। हाँ, बाकी 2 करोड़ बता रहे हैं अलग से। मैं एक सवाल पूछता हूँ भाई मैं 38 पेपर लीक हो गए, 38 पेपर लीक हो गए और एक पेपर ये बीच में ठीक हुआ था, ये SI का जो कहते जो ठीक हुआ था, मतलब कह रहे लीक नहीं हुआ। ये भी पेपर जो था तो ये भी जो पेपर था इसमें भी क्या क्या बातें थी ये भी आपको पता है। तो ये आज हाल है। ये जो इतने करोड़ों रुपए मिले, 3-3 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, ये इनसे ये तो पूछो ये कौन सी भर्ती के ले रहे हैं? ये यानी कि जो एक आधी भर्ती ठीक हुई उसके ले रहे हैं। ठेकेदारी में भी रुपये ले हुए थे, PGI में, यूनिवर्सिटी में हर जगह 1-1 लाख रुपए। अच्छा मंदिर, एक और काम हो गया जो मैं कह रहा था बेरोजगारी पे, जिस पर मैं तो भाई ना तो प्राइवेट में ना सरकारी पक्की, एक DC रेट का सहारा था, DC रेट का सहारा था, DC रेट बंद करके और एक कंपनी को ले आए कि नहीं ले आए? मैं आपसे पूछ रहा हूं ये क्या? ना तो हम तो कोई गरीब आदमी को मिलता था सुबह से शाम तक, कोई आपको तो जो है आप मेरे को जानते हो, सुबह से शाम तक हम लगे रहते थे अफसरों के पीछे और किसी न किसी को जिसको ज़्यादा जरूरत होती थी थे। मगर अब DC रेट भी बंद कर दिया। DC रेट में भी एक कंपनी ले आए और एक जो है योजनाबद्ध तरीके से अब DC रेट पे भी पैसे ले हुए हैं जी। DC रेट पे पैसे ले रहे हैं, 1-1 लाख रुपए DC रेट पे ले रहे हैं जो आप बता रहे हैं। तो आप क्या बता रहे हैं? ये तो सुबह से लेके शाम तक हम सुनते हैं, ये बेशरम लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जी नौकरी चाहिए तो लखी या करोड़ी, पक्की चाहिए तो पेपर लीक कराओ, उसके लिए करोड़ लाओ, और अगर कच्ची चाहिए तो 1 लाख रुपए DC रेट का पेपर दे, 1 लाख लग के अपना कितने जो है ठेकेदारी उकेदारी पे लग जाए। ये स्थिति है। तो आज हरियाणा का ये सारी बातें बहुत है, क्योंकि ये यात्रा काफ़ी लंबी चल रही है, बातें बहुत है। तो कहने का मतलब ये एक बार ये जो बात आई कि जब हमारी कांग्रेस सरकार थी तो 24 चेयरमैन जो है OBC के 24 चेयरमैन, और अब आज के दिन एक भी चेयरमैन जो है किसी नहीं करता, 24 चेयरमैन। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो 100 बात की एक बात यह है कि भाई 10 साल आपने देखे, आप वो 10 साल
वो याद करें। और अब आपने जो 8 साल देखे जिसमें हर वर्ग परेशान है, आपस में लोगों को केवल उलझाकर अपनी राजनीति कर सकते हैं, लेकिन इलाके को, प्रदेश को, देश को आगे लेके जाने की क्या सोच है, उस बात को भी मैं समझता हूँ आपको, हमको लोगों के बीच में लेके जाना है। मैं ये सारी जितनी आपकी मांगे कही हैं, इन मांगों का मैं समर्थन भी करता हूँ। जहाँ हो सकेगा संसद में कई इसमें ऐसे मुद्दे हैं जो संसद के, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें प्रदेश में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो संसद में हरियाणा के मैं 15 सांसद हैं, 14 भाजपा के, एकमात्र विपक्ष सांसद के होने के नाते ये हो सकता है कि कल से संसद का सेशन शुरू हो रहा है। आज आपने इसलिए भी जो है ये मैं आपकी चिट्ठी लेके जाऊंगा संसद में, कल से संसद का सेशन। आप ये मत सोचना कि बीजेपी के 14 हैं तो आपकी जो ये चिट्ठी है इनकी आवाज़ संसद नहीं पहुँचेगी। आपका आशीर्वाद, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ आपका आशीर्वाद है, मेरे साथ आपका आशीर्वाद है। और जो है इन बातों के लिए आपकी आवाज़ वहाँ भी उठाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा आज आपने जो शुरुआत करी, रुकने का मन नहीं करता। और भी मैं तो देखो, वैसे मैं बहुत लंबी स्पीच का आदी नहीं हूँ, लंबी स्पीच मैं संसद में दे सकता हूँ, वैसे मैं इसमें आगे नहीं हूँ, मगर जो है एक प्यार में ताकत होती है, एक भाईचारे में ताकत होती है, प्यार प्रेम में ताकत होती है। और वो सृष्टि उसी ताकत से चल रही। तो जो लोग जो है प्यार, जो लोग